गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में आज तो दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विचार आपके मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचारों को हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार का कुछ भी हो। तो दोस्तों कल का जो एक न्यूज़ आया है, ये हमारे पूरे समाज को झकझोर देने वाला खबर है कि किस प्रकार से दो प्रेमी होते हैं। जो लड़का होता है वो मुस्लिम धर्म का होता है और जो महिला होती है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है, और ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसको हालांकि अभी बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि नहीं, यदि लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्योंकि देखिए समाज का जिस प्रकार से रूप बदलता जा रहा है ना, उसी हिसाब से लोगों को ढिलाई भी देने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम तरह के लाखों लोग रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। पर देखिए जो कल की घटना है बहुत ही हैवानियत और दरिंदगी भरी वाली है। एक पुरुष जो अपनी प्रेमिका को इस कदर प्यार करता था कि वो मुंबई से दिल्ली आकर शिफ्ट होते हैं, उसके बाद घूमते हैं, साथ में रहते हैं, और छोटे से विवाद के बाद वो किस प्रकार से अपने ही जीवन संगिनी, अपनी ही प्रेमिका का हत्या कर देता है। हत्या करना ठीक है, हत्या तो किया, बहुत मतलब हैवानियत पार कर गया। पर उसके बाद जो इसने किया दोस्तों, अपनी प्रेमिका के शरीर के 35 टुकड़े करके जिस प्रकार से उसने जंगल में फेंका, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या ये लोग इंसान हैं? एक महिला अपना परिवार, अपना माँ बाप छोड़ के इस लड़की के लिए आती है, और ये आफ्ताब नाम का लड़का उसके बाद उस महिला को गला दबाकर मारने के बाद देखिए क्या करता है। तो जानते हैं, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य कभी किसी चीज़ को समझाए, बेटा ये गलत है, ये मत करिए, तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी खुशी नहीं चाहता, आपकी तरक्की नहीं चाहता है, पर वो आपसे बेहतर समाज देख चुका है। आप 20, 22, 23, 24 साल की हैं, उसने पूरा अपना जीवन जिया है, इस समाज को दिया, इस देश को दिया है, तो आपसे बेहतर उसके पास अनुभव है। कुछ लोग हैं ना, नज़रिए से, भाषा से समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य आपको नसीहत दे तो उसकी बातों को नज़रअंदाज न करें, चीज़ों को समझें कि सामने वाला मुझे क्यों मना कर रहा है फला व्यक्ति से मिलने के लिए। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा वही स्थिति होगी जैसे इस महिला की हुई है, ठीक है। हालांकि ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठ रहा है, और उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो है सांप्रदायिक भावनाएं जो है आहत हो रही हैं। कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोग अग्रेशन में हैं। तो कहने का मतलब यही है, गलतियां हुई हैं, ऐसे शख्स को कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, पर इसे धार्मिक रूप न दें, एक संप्रदाय का रूप न दें। अन्यथा दोस्तों, जिस देश को हम आगे ले जाने की बात करते हैं वही देश सीरिया इराक में तब्दील हो जाएगा। हाँ, हमें मेहनत करने की और आवश्यकता है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, व्यवहारिक शिक्षा दें, कि ऐसे लुटेरों से वो बच के रहें। ये जो दिल उल की बात है ना, बहुत कुछ सोच के जब एक महिला और पुरुष में शादी होती है, अरेंज मैरिज, तो दोस्तों बहुत व्यापक स्तर पर जांच पड़ताल होती है। पर जब लव मैरिज होता है कोई जांच पड़ताल नहीं होती, बस लड़का ठीक है, चेहरा ठीक है, बस शादी करो, भाग जाओ। तो याद रखिएगा, यदि आपके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके आपको पढ़ा सकते हैं तो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी के लिए मैं हैवान बनूं, मैं उसकी खुशियाँ छीनूं। यदि आपको समझा रहा है तो उसे समझें। तो इस चीज़ को बताने का सार बस यही था कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक बने, ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए, ऐसे लोगों से बहुत ही दूर रहें, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे वाले वीडियो में, मैं सोचा बता दूं आपको। अब हम बात करेंगे दोस्तों बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष। 15 नवंबर को जो है उन बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। जनजाति कार्यक्रमों से अधिक संगठित एवं एकजुट महसूस कर रहे हैं जनजाति समुदाय। जनजाति सशक्तिकरण से बनेगा गौरवशाली भारत। तो देखिए, कहा जा रहा है यदि आप सशक्तिकरण लाना चाहते हैं, देश के विकास में
प्रत्येक लोगों की भागीदारी चाहते हैं तो सबसे पहले जो जनजाति हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो जंगलों में ज़्यादातर निवास करती हैं या पिछड़े इलाकों में निवास करती हैं, उनके सशक्तिकरण के बारे में सोचना होगा। उन्हें तमाम तरह की वो बुनियादी सुविधाएं, योजनाएं देना पड़ेगा जिनके लिए वो हकदार हैं, जिनके लिए वो लाभार्थी हैं, ठीक है। अन्यथा आप कितना भी आगे चले जाएं, यदि हमारे समाज का ये तबका पीछे रह गया तो असल में हम जो विकास किए हैं वो कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, यही लोग हैं जो हमारे संस्कृति को बरसों से जिस प्रकार से धरोहर के रूप में बनाए रखे हैं, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और इसी वजह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तत्परता के साथ, जिस उत्सुकता के साथ उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को, जो कि इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, पहली जनजाति महिला, तो बहुत बड़ी बात है। कहने के लोग बहुत बड़ी बात कहते थे, पर लंबे समय तक याद किया जाएगा किसी प्रधानमंत्री के सहयोग से, माध्यम से। वास्तविकता तो वही है ना, जो प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको राष्ट्रपति के लिए नियुक्त कर सकता है। भाई वही उठाएगा तभी ना लोग कहेंगे, अन्यथा इससे पहले कौन जनजाति बना था। तो ये बहुत बड़ा कदम हमारे भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी के कह सकते काफ़ी संपर्क में, एक भरोसे के रूप में जिस प्रकार से जनजातियां भरोसा कर रही हैं, वो गर्व की बात है। हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस गौरवशाली जनजाति विरासत, परंपरा, संस्कृति और भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से ओतप्रोत है। यह वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आज़ादी के समृद्ध काल में देश ने संकल्प लिया कि भारत की जनजातीय विरासत एवं परंपराओं तथा उनकी वीरता की कहानियों और अधिक भव्य रूप से व्यापक पहचान दिलाएगा। तो एक चीज़ आपको बता दें, ठीक है आपने पढ़ा समझा इस चीज़ को, आज हमारे देश में देख सकते हैं कि जो धर्मांतरण का मुद्दा तेज़ी से उठाया जा रहा है, उसके बारे में भी बहुत विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आप चले जाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे नाम मात्र के, संख्या के मात्र हिंदू बचे हुए हैं, जो कि हमारे देश के लिए खतरे की घंटी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम हिंदू ही हमारे देश में अल्पसंख्यक रूप में हो जाए, और कई राज्यों में ऐसा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा है कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस राज्यों में हिंदू यदि अल्पसंख्यक के रूप में है तो उसे जो है अल्पसंख्यक को दिया जाने वाला जो भी योजना है, आरक्षण है, सारी हिंदुओं को मिलना चाहिए। इससे जो है कि हिंदुओं के पलायन पर रोक लगा सकते हैं, अन्यथा दोस्तों वही स्थिति होगी। और आपने देखा होगा कि हमारी जनजाति भाइयों की, SC ST के लोगों को जिस प्रकार से बहला फुसला कर, लोग प्रलोभन देकर लोग बड़ी संख्या में मतांतरण कर रहे हैं, जिसको आप धर्मांतरण कहते हैं, ये भी गलत है। अनाज के बल पर, आप कह सकते हैं नौकरी के बल पर, खाने के बल पर, तमाम तरह की षड्यंत्र रचकर लोगों को बस ये उद्देश्य है कि इनको कन्वर्ट करिए। तो ऐसे नौजवान भाइयों से गुजारिश है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिए, किसी की बातों में ना आए, अपनी संस्कृति को बचाएं, नहीं तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो लोग कन्वर्ट होकर मिशनरियों के पास जा रहे हैं, मुस्लिमों के पास जा रहे हैं, याद रखिएगा ये कोई औचित्य नहीं बनता है। राइट टू रिलीजन है, पर ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। यदि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को माने, पर यदि बहला फुसला कर कोई आपके धर्म में सेंध लगाता है तो आपको भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। राज्य और केंद्र सरकारों के माध्यम से जो आरक्षण, जो योजनाएं संचालित हैं, आपको उसका पात्र नहीं समझा जाएगा। दुनिया के लगभग 25% जनजातीय आबादी भारत में रहती है, जो इसे एक विविध एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश बनाती है। इसमें नौजवान आदिवासी भी शामिल हुए शिक्षा, खेल जैसे क्षेत्रों में मिल रहे अवसरों का समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ लाभ उठा रहे हैं। वे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार भी जीत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बना रहे हैं। यद्यपि नैसर्गिक प्रतिभा के बावजूद उपेक्षा के चलते जनजातीय समुदाय को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा है, उनकी हालत बेहतर हो रहे हैं। हम आपको बता दें, कुछ लेफ्टिस्ट थे, ठीक है, कुछ कम्युनिस्ट थे, जो अर्बन नक्सलाइट थे। वो क्या करते थे ना, एक तरह से योजना बनाते थे, जो रूरल कह सकते हैं ST लोग थे, उनका गलत इस्तेमाल करके वो किस प्रकार से हाशिए पर रख दिए थे, उनको गलत दिशा में ले जाकर भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। अन्य शत्रु देश से हथियार मंगाते थे, उनके हाथों में पकड़वा कर अपना मनसा पूरा करते थे।
और उनको गोली, हाँ भैया मार दो गोली, नक्सलाइट है, ये है उग्रवादी है। तो इसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो इस सरकार के लिए सराहना बनता है और सरकार सराहना के पात्र है। आपको बता दें, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, उसके हाथ में कट्टा बंदूक कोई दे देता है, तो जो उसके संपर्क में पढ़ा लिखा है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, उसके दिमाग में गलत विचारों को इम्पोज किया जा रहा है, तब वो ऐसा बना है, ठीक। इसका बेहतरीन उदाहरण है देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत ने जन केंद्रित सरकार के रूप में एक आदर्श बदलाव देखा है। प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन की आह्वान ने सरकार के पिछले 8 वर्षों कार्यकाल मार्गदर्शन सिद्धांत का काम किया है। अब बता दें, हमारे देश में कुछ ऐसे बेवकूफ़ नेतागण हैं जो द्रौपदी मुर्मू तक को नहीं छोड़ते हैं। सोचिए, हमारे देश की राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते हैं, तमाम तरह की विवादित टिप्पणियां कह देते हैं, ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लोग ये समझ चुके हैं कि जो हमारे इतने संवैधानिक पद पर जो विराजमान है, राष्ट्रपति जैसे पदों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उस पर विराजमान महिला को, तो फिर हमारी क्या स्थिति है। तो ऐसे लोगों को भी बताना चाहिए कि शकल सूरत से किसी पद को नहीं पाया जा सकता, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान और समाज में आपके द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य के बल पर आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लोकतंत्र है, ये वंशानुगत पद नहीं दिया जा रहा कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में निवास करना है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिलना सुनिश्चित करने और देश भर में विकास के परिणाम में सुधार के लिए जनहितैषी नीतियां और पहलू लागू की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल के विकल्पों का विस्तार करने, किसान कल्याण और कमजोर वर्गों को मदद को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही विकास में युवाओं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पे पलायन की स्थिति बनी हुई है या जनजाति लोग हैं, दूसरे शहर, दूसरे जगहों पर जाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो सरकार उनके पास जा रही है, उनके अनुसार ही उनको काम दे रही है, उनके योग्यता के अनुसार। तो ये भी कार्य बहुत ही सराहनीय है। निजी अनुभव से बात करूं तो जब मैं भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के बारे में विचार करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि जनजातीय समाज को विकसित करना, सभी जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनके महत्वपूर्ण संस्थागत मसलों को सुलझाना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपको बता दें, आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो कंटेंट है, जो एडिटोरियल लिखा है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो ये गलत है। बता दें, आप किसी भी मुसहर जानते हैं, हमारे यहाँ जो मुसहर होते हैं वो जनजातियों के रूप में होते हैं, उनके यहाँ जाइए, आवास, ठीक है, शौचालय, पानी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है जो उनका इंटेंशन, जो विचारधारा बदली है, जो जीवन शैली उनकी बदली है, वो पूरी की तरह प्राथमिकता देते हैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। सीधे सीधे कहते हैं कि नहीं भैया, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो ये बहुत बड़ा विकास हुआ है। उनकी चेतना जागी है कि जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे, हम उसके लिए करेंगे। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए जिस महत्वपूर्ण रणनीति पर जोर दिया वह समग्र शिक्षा है। हमारी सरकार की नीतियों का आधार जनजातीय विरासत को संरक्षित रखते हुए शिक्षा पर अधिक केंद्रित है। जनजातीय समाजों में विशेष रूप से युवा लड़कियों के लिए शैक्षिक उन्नति की परंपरा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खड़ा करने की अपनी चुनौतियाँ हैं। हमारा लक्ष्य जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर ब्लॉक स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करना, ताकि वे सर्वश्रेष्ठ एक लव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पढ़ सके और 5 छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, प्री पोस्ट मैट्रिक, राष्ट्रीय फेलोशिप, टॉप क्लास स्कॉलरशिप और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकें। तो देखिए, सरकार के द्वारा उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके समाज को शिक्षित करने के लिए जिस प्रकार से तमाम तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है धरातल स्तर पर, ये नहीं है कि नहीं भाई किताबों में है, फाइलों में नहीं, ये सब धरातली चीज़ें हैं। इसीलिए ये सरकार जो है, किस आधार पर आप इन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे। यदि आप एसटी के अंतर्गत देखते हैं तो इनका बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि अभी भी आवश्यकता है जनजातियों के विकास के लिए। जो लोग उनको बहका कर, फुसला कर उनको हथियार दे दिए हैं, उनसे बचाने के लिए, रूरल नक्सलाइट से बचाने के लिए, अर्बन नक्सलाइट से बचाने के लिए। पर हाँ, ये भरोसा रखिए कि सरकार बेहतर कर रही है।
जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने एवं सुशासन के तहत नवीनतम डिजिटल तकनीकों को अपनाया ताकि दूर दराज के इलाकों में भी जनजाति लोगों का कौशल बढ़ाया जा सके। हमारे राज्य जनजाति अनुसंधान संस्थान, गैर सरकारी संगठन, उत्कृष्टता केंद्र और अन्य संबंध समूह जनजाति जीवन एवं संस्कृति की उन्नति के साथ साथ उसके मानव विज्ञान संबंधी घटकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका शोध विकास योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। देखिए, जिस स्तर पर भी सरकार है और वो पूरा का पूरा प्रयास कर रही है कि उनके कार्यों को सराहा जाए, उनको आगे लाया जाए, और यही चाहिए, किसी भी सरकार से यही अपेक्षा रखनी चाहिए कि यदि मैं समाज की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ तो सरकार हमें पूर्ण सहयोग दे। भारत 2047 का विजन गांव और शहरों दोनों में हर जरूरी सुविधाएं प्रदान करना, दुनिया के सबसे उन्नत बुनियादी ढांचे का निर्माण कर खुशहाली के ऊंचे स्तर को हासिल करना। जनजाति कार्य मंत्रालय ने तय किया कि स्थायी जीविका, आय का सृजन, आजीविका में वृद्धि, स्वास्थ्य और विविध जाति संस्कृतियों को बढ़ावा देना आवश्यक। हमारे प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों के परिणाम स्वरूप आज जनजाति लोग समाज में अधिक संगठित एवं एकजुट महसूस करते हैं। भारत में कई जनजाति भाषाओं को संरक्षित और पोषित करने की प्रयास कर रहा है और जनजाति भाषाओं में वर्णमाला की पुस्तक तैयार करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है। मंत्रालय विभिन्न जनजाति समुदायों की मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण पर भी जोर दे रहा है। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे कई नेतागण जाते हैं, स्पेशली मैं बात करता हूँ मोदी जी का, तो वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पहनावों को बिना सोचे समझे उस कार्यक्रम में शरीक हो जाते हैं, उनके पहनाव को पहनते हैं ताकि लोग समझें इसके महत्व को। जो इंसान यदि अपनी जड़ से दूर हो गया, समझ लीजिए अपना जीवन खत्म कर गया। इसीलिए अपनी जड़ को बनाए रखें, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाए रखें। तो यदि मैं इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं भैया मैं तो मोदी का भक्त हूँ। नहीं, ये जो एडिटोरियल है इसके हिसाब से, जो आज का एडिटोरियल है, जो जनजाति लोगों में विकास की भावना आगे आ रही है, शैक्षिक विकास आगे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से उस चीज़ को प्राथमिकता दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।